हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरिंद्र पांडे और आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। शब्दावली की सीरीज में ये दूसरा लेक्चर है और इसके अंतर्गत हम प्रयास करेंगे कि आपको वो टर्मिनोलॉजी, वो शब्दावलियाँ आपको दी जाएं, वो अवधारणाएं, वो कॉन्सेप्ट आपको दिया जाए जिसको लेकर प्रायः हम कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने उदारवाद को व्याख्यायित करने का प्रयास किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि राज्य किसे कहते हैं, देश किसे कहते हैं और राष्ट्र किसे कहते हैं। राज्य, देश और राष्ट्र में अंतर क्या है, स्टेट, कंट्री और नेशन में अंतर क्या है, आज इस बात को समझेंगे। प्रायः हम लोग भारत को राष्ट्र कह देते हैं, तो जब हम भारत को राष्ट्र कह रहे होते हैं तो हमारा असल में राष्ट्र कहने के पीछे जो मंशा होती है वो क्या है, वो कई बार स्पष्ट नहीं होती। फिर कई बार हम कहते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए हम बहुत प्रेम और बड़ी कृतज्ञता और बड़ा लगाव रखते हैं। तो जब हम देश के प्रति लगाव रखते हैं तो फिर राष्ट्र के प्रति ये जो राष्ट्रवादी होना है, फिर ये क्या है, और फिर ये राज्य क्या है। हम बार बार कहते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है या भारत एक संप्रभु राज्य है। जब हम राज्य की बात करते हैं तो यह समझ में नहीं आता कि राज्य क्या है, भारत राज्य है या उत्तर प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है या वे राज्य नहीं है, या संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हम क्यों करते हैं। हम अमेरिका को राज्य कह रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना है, भारत में 28 राज्य हैं, फिर हम कहते हैं भारत राज्य है। तो ये जो राज्य शब्द है, देश शब्द है और राष्ट्र शब्द है, वास्तव में इसमें क्या अंतर है, इस बात को समझने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। राज्य, देश और राष्ट्र, एक एक लाइन में अगर इसे हम समझने का पहले प्रयास करें कि अगर एक लाइन में हमें बताना हो कि राज्य क्या है तो हम क्या बताएंगे। तो देखिए, अगर एक लाइन में आपको ये बताना हो कि राज्य क्या है तो आपको ये बताना चाहिए कि राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, ये आपको बताना चाहिए। अवधारणा है, राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, ये आपको बताना चाहिए। और एक लाइन में अगर देश को बताना हो तो आप लिखेंगे कि देश एक भौगोलिक अवधारणा है। भौगोलिक अवधारणा है, भौगोलिक अवधारणा है। बात गोल गोल है लेकिन इसी को अभी हम क्लियर करेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा। फिर राष्ट्र के लिए क्या लिखा जाए, है ना, फिर हम सोच रहे हैं राष्ट्र के लिए क्या लिखा जाए। राष्ट्र के लिए हम लिखेंगे कि राष्ट्र एक सांस्कृतिक, राष्ट्र एक सांस्कृतिक, वैचारिक एवं मानसिक अवधारणा है। मानसिक अवधारणा है, देखिए मानसिक अवधारणा है, ये हमें लिखना चाहिए राष्ट्र के लिए। एक लाइन में अगर हम देखें तो हम इस तरीके से तीनों के अंतर्गत, तीनों के बीच एक मोटा मोटा अंतर जो है वो हम स्पष्ट कर सकते हैं। एक को हमने राजनीतिक अवधारणा कहा, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कहा, एक को हम लोगों ने ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट कहा और एक को हम लोगों ने कल्चरल कॉन्सेप्ट कहा। इस रूप में हमने तीनों के बीच अंतर किया। अब यह समझना है कि राज्य को हम राजनीतिक अवधारणा क्यों कह रहे हैं, राज्य को हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्यों कह रहे हैं। तो जब भी राज्य की बारी आती है, जब भी राज्य की बात आती है तो हम राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखते हैं। तो राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सॉवरेनिटी, संप्रभुता। अब संप्रभुता क्या है? संप्रभुता का अगर सामान्य अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति मतलब सुप्रीम पावर। सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति। एक ऐसी शक्ति जो अपने आप में सुप्रीम हो, सर्वोच्च हो, जो आदेश तो देती हो लेकिन इसी तरीके के किसी आदेश को मानने के लिए बाध्य न हो, जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल सभी मामलों में डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से अधिकृत हो, ऑथराइज्ड हो। ऐसे पावर को, ऐसे शक्ति को हम सर्वोच्च शक्ति या सुप्रीम पावर या सॉवरेनिटी या संप्रभुता कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं।
तो हम कह रहे हैं कि संप्रभुता ठीक बात है कि राज्य के मूल में संप्रभुता है, सुप्रीम पावर है, सुप्रीम शक्ति, सर्वोच्च शक्ति है। लेकिन इसे हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्यों कह रहे हैं, इसे हम राजनीतिक अवधारणा क्यों कह रहे हैं? तो इसको समझने के लिए हमें सर्वोच्च शक्ति के बारे में समझना होगा। जैसे हमने शक्ति की बात की, तो असल में ये जो शक्ति है इसको ही हम लोग राजनीति कहते हैं, राजनीति कहते हैं, राजनीति कहते हैं, राजनीति कहते हैं। एक बार शक्ति का और राजनीति का अर्थ समझने का प्रयास करें कि इन दोनों का अर्थ क्या होता है। शक्ति को अगर हम परिभाषित करें, शक्ति का सामान्य अर्थ बताएं, तो हम ये बताते हैं कि शक्ति वो है जिसके माध्यम से हम अपना हित साध्य कर सकें। शक्ति वो है जिसके माध्यम से हम दूसरों को अपने हिसाब से काम करने के लिए बाध्य कर सकें। शक्ति वो है जिसके माध्यम से हम दूसरे के विचारों को अपने अनुसार बदल सके। शक्ति वो है जिसके माध्यम से हम जो चाहते हैं वही दूसरे करें, ये हम कर सकते हैं, इसको हम शक्ति कहते हैं। चलिए, शक्ति की परिभाषा तो सामान्य सी थी, समझ में आ गई। अब पॉलिटिक्स किसको कहते हैं, राजनीति किसको कहते हैं? तो जब आप राजनीति की परिभाषा देखेंगे तो लगभग सेम ही परिभाषा निकलेगी। राजनीति का भी मतलब यह है कि दूसरे के विचारों को अपने अनुसार बदल लेना राजनीति है। स्वार्थ सिद्धि करना राजनीति है, हम जो चाहते हैं वो दूसरे हमारे लिए करें, यही राजनीति है। तो राजनीति के माध्यम से भी हम दूसरों को अपने अनुसार काम करने के लिए बाध्य कर लेते हैं। राजनीति के माध्यम से भी हम दूसरों को अपने अनुसार चलाने लगते हैं, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। इसका मतलब शक्ति ही राजनीति है, इसका मतलब शक्ति ही राजनीति है, शक्ति ही राजनीति है और राजनीति ही शक्ति है। पावर इज पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इज पावर। और राज्य के मूल में क्या है? संप्रभुता, मतलब सुप्रीम पावर। तो बिना सुप्रीम पावर के राज्य नहीं हो सकता। इसलिए राज्य एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि शक्ति ही राजनीति है और राजनीति ही शक्ति है। इसलिए राज्य होने के लिए सुप्रीम पावर अर्थात संप्रभुता का होना जरूरी है। तो जिसमें संप्रभुता नहीं है वो राज्य नहीं हो सकता। राज्य के 4 मूल तत्वों की बात की गई है। अगर आप राज्य के मूल तत्वों की बात करेंगे तो राज्य के अंतर्गत 4 मूल तत्व पढ़े जाते हैं आधुनिक कॉन्सेप्ट में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। एक तो जनसंख्या पढ़ी जाती है कि जनसंख्या हो, दूसरा निश्चित भूभाग होना चाहिए, तीसरा सरकार होनी चाहिए और चौथा संप्रभुता होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए, है ना। राज्य होने के लिए इन 4 बेसिक तत्वों का होना जरूरी है। लेकिन अगर हम देखें, देश की बात कर लें, तो हमें देश में भूभाग भी दिखता है, देश में जनसंख्या भी दिखती है, देश में सरकार भी दिखती है। लेकिन देश को हम देश इसलिए कह रहे हैं, राज्य इसलिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है संप्रभुता न हो, और संप्रभुता नहीं होगी तो वो देश हो सकता है, वो राष्ट्र हो सकता है, समाज हो सकता है, लेकिन उसे हम राज्य नहीं कह सकते। राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या है? संप्रभुता। बिना संप्रभुता के हम किसी को राज्य नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए भारत 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था, लेकिन भारत देश था, भारत राष्ट्र था, लेकिन भारत राज्य नहीं था। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास जो चीज नहीं थी वो थी संप्रभुता। 15 अगस्त 1947 के पहले भी भारत के पास अपनी जनसंख्या थी। 15 अगस्त 1947 के पहले भी भारत के पास अपना भूभाग था। और 1935 में तो अंग्रेजों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि पूरब में भारत कहां तक है और पश्चिम में कहां तक है। उत्तर दक्षिण तो क्लियर था, पूर्व पश्चिम की दिक्कत थी, तो अदन और बर्मा से भारत को अलग कर दिया और भारत दिख गया। तो निश्चित भूभाग भी दिख गया, सरकार भी थी, चुनाव लड़ रहे थे हम लोग। 1935 में भी सुधार, उसके पहले 1919 में जो सुधार आया तब से हमारे यहाँ 1921 में चुनाव भी हुए, है ना। लेकिन 22 में चुनाव भी, 23 में चुनाव भी हुए, लेकिन सरकार भी थी हमारे पास। लेकिन क्या भारत राज्य था? नहीं, क्योंकि हमारी जो इंटरनल पॉलिसी, एक्सटर्नल पॉलिसी थी, उसका डिसीजन इंग्लैंड से होता था, न कि भारत खुद। तो जब भारत खुद अपना निर्णय नहीं ले सकता तो भारत संप्रभु नहीं है, इसलिए भारत राज्य नहीं है। इसलिए भारत 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत राज्य नहीं था। तो राज्य का मतलब
राज्य का मतलब वो जिसमें संप्रभुता हो, उसको हम राज्य कहते हैं। इस हिसाब से क्या उत्तर प्रदेश राज्य है? इस हिसाब से क्या उत्तर प्रदेश राज्य है? तो हमारा उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में संप्रभुता नहीं है। उत्तर प्रदेश के पास अपना भूभाग है, उत्तर प्रदेश के पास देखा जाए तो अपनी जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश अपने इंटरनल एक्सटर्नल सभी मामलों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है? तो आप कहेंगे नहीं। भाग 11 आप पढ़ के देख लीजिए केंद्र राज्य संबंधों का, आपको आइडिया लग जाएगा कि वो अपने सभी इंटरनल एक्सटर्नल मामलों के लिए स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, तो सर उत्तर प्रदेश है क्या? हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश को राज्य, हम तो कहते हैं बिहार को राज्य, हम तो कर्नाटक को, महाराष्ट्र को, सबको राज्य तो कहते हैं। राज्य कहते हैं, भावार्थ में राज्य कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में राज्य नहीं है। तो आप बताएंगे ये क्या है? इन्हें हम इकाई कहते हैं। जैसे भारत राज्य जो है, भारत राज्य जो है वो संघ है, और संघ मिलकर बनता है। तो जिससे मिलकर भारत बना है, जिसको मिलकर भारत बना है, उसको यूनिट कहते हैं, उसको इकाई कहते हैं। तो भारत 28 इकाइयों से मिलकर बना राज्य है, जिसको भारत राज्य कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड या छत्तीसगढ़ या बिहार, वैसे आप राज्य कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसे हम यूनिट, राजनीतिक मामलों में, संवैधानिक मामलों में इसे हम यूनिट के रूप में देखते हैं, इकाई के रूप में देखते हैं, न कि राज्य के रूप में। राज्य कौन है? भारत राज्य है। तो राज्य से संबंधित एक ही कॉन्सेप्ट है कि जिसमें संप्रभुता है वो राज्य है, जिसमें संप्रभुता नहीं है वो राज्य नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा राजनीतिक कॉन्सेप्ट, और चूंकि पावर इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज पावर, इसलिए ये राजनीतिक अवधारणा है। दूसरा आता है देश। अगर हम देश की बात करें तो देश को किस तरीके से देखते हैं, तो मैंने ऊपर लिखा कि देश एक भौगोलिक अवधारणा है, एक भौगोलिक अवधारणा है। देखिए, इसको समझने से पहले, देश की बात करते हैं उससे समझने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है जो आप तक जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। वो ये है कि स्टडी IQ के सभी कोर्स पे, वो चाहे यूपीएससी का कोर्स हो, वो चाहे ऑप्शनल का कोर्स हो, स्टेट PSC हो या फिर जुडिशरी, सभी सेगमेंट पे प्राइज हाइक होने वाली है। और प्राइज हाइक कब से हो जाएगी? 12 सितंबर। आप देख पा रहे हैं 12 सितंबर रात्रि 11 बजे से पहले अगर आप अपने जिस भी कोर्स में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं उसमें एडमिशन ले लीजिए, अन्यथा आपको बढ़े हुए फीस पे एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के लिए क्या करना? स्टडी IQ के ऐप पे जाना है, वेबसाइट पे जाना है, और वहां पे आप अपने कोर्स को सेलेक्ट करिए और उसमें AP लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप अपना बैच परचेज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अगर PSIR ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो PSI ऑप्शनल की आप देखेंगे तो इसके बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 24 सितंबर तक है। मतलब आपके पास पर्याप्त समय है कि आप PSIR ऑप्शनल में अपना एडमिशन इजीली कर लें। लेकिन आप देखिए, फीस यहाँ पे लिखा हुआ है 15,999। कब? जब आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये फीस आपको तभी मिलेगी जब आप इसे 12 सितंबर से पहले, और 12 सितंबर या 12 सितंबर के रात्रि 11 बजे से पहले आप इस बैच को परचेज कर लेते हैं स्टडी IQ के ऐप पे या वेबसाइट पे जाके AP लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे ही 12 तारीख के बाद 13 सितंबर में आप एडमिशन लेंगे तो यहाँ पे बढ़ी हुई फीस आपको देखने को मिलेगी। ये बैच शुरू हुआ है और इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि 24 सितंबर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस बैच के साथ जुड़ जाएंगे और प्राइज बढ़ने से पहले ही आप इस बैच के साथ जुड़ पाएंगे। इसी तरीके से 9 सितंबर से हमारा बैच शुरू हुआ है जिसको हम लोग GS फाउंडेशन बैच के रूप में देखते हैं। देखिए, 9 सितंबर से अभी प्रतिज्ञा बैच शुरू हुआ है। ये फाउंडेशन P2I कोर्स है। इसमें भी एडमिशन लेने की अभी लास्ट डेट पर्याप्त है, लेकिन ये बैच आपको 24,999 में तभी मिल पाएगा जब आप इसमें एडमिशन 12 सितंबर मध्य 11 बजे रात से पहले एडमिशन ले लेंगे। नहीं तो यहाँ पर भी बढ़ी हुई फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सूचना महत्वपूर्ण है और समय बड़ा नज़दीक आ रहा है 12 सितंबर का। तो आप अपनी व्यवस्था जो है वो कर लीजिए और उससे पहले अपना एडमिशन जो है वो करा लीजिए। आइए अपने विषय पे आते हैं। देश समझते हैं। देश, हमें बड़ा देश से लगाव है, हमें बड़ा देश से प्रेम है। तो हम कौन से देश से प्रेम करते हैं? तो देश हमारा भौगोलिक अवधारणा है। जैसे ही हम देश की बात करते हैं तो हमारे नज़र में, हमारे दिमाग में आता है
कि उसका क्षेत्रफल क्या है, वो कहाँ पर स्थित है ना, कहाँ अवस्थिति उसकी कहाँ है, अवस्थिति उसकी कहाँ है, वो लोकेटेड कहाँ है, वो कौन से गोलार्ध में है, नहीं वो कौन से, हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि वो कौन से गोलार्ध में है। हम देखना चाहते हैं कि उसकी अक्षांश और उसका देशांतर जो है वो कहाँ है, उसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है, बड़ा देश है, छोटा देश है, नहीं पहाड़ी देश है या रेगिस्तानी देश है, रेगिस्तानी देश है, खनिजों के मामले में उसकी क्या स्थिति होगी, इस तरीके के उसकी सीमा रेखा अन्य कौन कौन से देशों से लगते हैं, इस तरीके का विचार हमारे समक्ष उजागर होता है। तो देश के लिए विशेषकर देखा जाए तो देश के लिए भूभाग का होना बड़ा जरूरी है, निश्चित भूभाग का होना बड़ा जरूरी है ना। देश की अपनी जो है ना स्पष्ट सीमा रेखा, स्पष्ट सीमा रेखा जो है ना, स्पष्ट सीमा रेखा होना जो है वो बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हम देश को भूगोल पे, नक्शे पे समझने का प्रयास करते हैं। अब देश है तो देश में जनसंख्या होगी उनकी, कई बार निर्जन देश भी हमें देखने को मिलता है जहां जनसंख्या न के बराबर है ना, तो जिसपे किसी न किसी देश का कब्जा है तो उस देश का हिस्सा माना जाता है। इसी तरीके से जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या हो भी तो थोड़ी जनसंख्या भी हो सकती है। सरकार अगर व्यवस्था चलानी है, अराजकता नहीं लानी है तो सरकार भी है ना, और संप्रभुता, संप्रभुता है तो राज्य तो है ही है, देश भी हो सकता है। तो देश भी इन चारों चीजों से मिलकर बनता है, और इन चारों चीजों में मान लो सरकार न भी रहे, संप्रभुता न भी रहे, तब पर भी देश रहेगा, देश रहेगा। इसका मतलब है कि देश विशेषकर ज्योग्राफिकल कंडीशन है, इसकी जो स्थिति है वो भौगोलिक है, भौगोलिक है, विशेषकर भौगोलिक रूप से हम देश को समझते हैं, देश को समझते हैं। अब वो जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके प्रति हमारा लगाव, उसके प्रति हमारा जो प्रेम है वो बन जाता है हमारा एक तरीके से राष्ट्र के रूप में आता है। कभी कभी जो देश है उस देश की भौगोलिक सीमाएं बाद में बढ़ जाती हैं, लेकिन उसके पहले एक बड़ा जुड़ाव जो कल्चरल रूप से सेम होता है तो उसको हम राष्ट्र के रूप में देखते हैं, राष्ट्र के रूप में। मतलब इसमें सीमा रेखा होना बहुत जरूरी है, बाकी संप्रभुता हो या न हो उससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता कि संप्रभुता है या संप्रभुता नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सीमा रेखा का होना जरूरी है, स्पष्टता का होना जरूरी है, जिसको हम लोग भौगोलिक कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं। राष्ट्र पे आ जाते हैं तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक, वैचारिक या मानसिक अवधारणा है। आप देखेंगे राष्ट्र की कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती, देखिए इसकी स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती। विशेषकर इसका जो जुड़ाव है वो सांस्कृतिक होता है। मतलब जहां तक लोग अपने को एक जैसे कल्चर से जुड़े हुए मानते हैं तो वो उस पूरी व्यवस्था को हम राष्ट्र के रूप में देखते हैं, उस पूरी व्यवस्था को हम क्या देखते हैं, राष्ट्र के रूप में। जैसे आप पूरे यूरोप को देखेंगे, जो पूरा यूरोप है तो वो पूरा यूरोप एक जैसी संस्कृति से जुड़ा है, एक जैसी संस्कृति से जुड़ा है। इसीलिए हम लोग कई बार यूरोपीय राष्ट्र का नाम सुनते हैं, है ना, कई बार हम लोग जो है यूरोपियन नेशन देखते हैं, यूरोपियन राष्ट्र की बात हम लोग कहते हैं, यूरोपियन राष्ट्र। अब यूरोपियन राष्ट्र में आप देखेंगे कई सारे देश हैं, कई सारे राज्य हो सकते हैं, उसमें कई सारे राज्य और देश हो सकते हैं यूरोपियन नेशन में। ऐसे ही आपने कोरियन राष्ट्र का नाम सुना होगा, कोरियन राष्ट्र। देखिए कोरियन राष्ट्र में आप देखेंगे तो दो राष्ट्र आपको, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, है ना, और दक्षिणी कोरिया। देखिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये दोनों ही आपको कोरियन राष्ट्र में मिलेंगे। मतलब एक राष्ट्र में हम दो देश देख रहे हैं, दो राज्य देख रहे हैं, सॉवरेन स्टेट देख रहे हैं, तो दो राज्य दो देश हमें एक राष्ट्र में दिख रहे हैं। अगर हम भारत राष्ट्र की बात करें, भी भारतीय राष्ट्र की बात करें, तो भारतीय राष्ट्र कहां तक, तो स्वतंत्रता के पहले भी भारत राष्ट्र था। हमारा जो कल्चरल एकता है वो अगर देखा जाए तो पूर्व में म्यांमार तक, पश्चिम में अदन तक था, उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में हिंद महासागर तक था। लेकिन बाद के समय में हमने कई संप्रभु राष्ट्र उसी में बांट लिए,
कई देश की स्पष्ट सीमाएं हो गई, जैसे पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। लेकिन जब भी हम भारत राष्ट्र की बात करते हैं तो कल्चरल साम्यता जो है वो एक जैसे दिखते हैं। हम आज भी अपने इतिहास में मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं, आज भी हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं और बड़ी फक्र महसूस करते हैं। लेकिन देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का आधा से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तानी संप्रभु राष्ट्र में, संप्रभु राज्य में, पाकिस्तान देश में है। लेकिन क्या वो हमारे यहाँ है? लेकिन बावजूद इसके उसे हम अपने इतिहास से, अपने कल्चर से प्राउडली जोड़कर देखते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती, राष्ट्र वैचारिक, मानसिक, सांस्कृतिक लगाव से बनता है। जो लोग आपस में कनेक्टेड फील करते हैं उसको राष्ट्र कहते हैं। देश स्पष्टतः भौगोलिक अवधारणा है जिसकी स्पष्ट सीमा रेखा, चौहद्दी हमारे पास होती है, और राज्य स्पष्टतः राजनीतिक अवधारणा है क्योंकि इसका मूल कॉन्सेप्ट सॉवरेंटी पे, संप्रभुता में सर्वोच्च शक्ति इंटरनल एक्सटर्नल रूप से फ्री होकर अपना डिसीजन लेने के साथ जुड़ता है। इसलिए तीनों में ये विशिष्ट रूप से अंतर है। तो एक राज्य जो है वो देश में भी हो सकता है, राष्ट्र में भी हो सकता है। लेकिन एक राष्ट्र जरूरी नहीं है कि वो राज्य हो, एक देश जरूरी नहीं है कि वो राज्य हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो राज्य हो। लेकिन राज्य जो होगा तो उसके पास जनसंख्या भी होगी, भूभाग भी होगा, सरकार भी होगा, संप्रभुता होगी। तो राज्य देश और राष्ट्रों से जुड़ सकता है, लेकिन राष्ट्र देश अनिवार्यतः राज्य से नहीं जुड़ सकते। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका है, और ये तीनों में ये अंतर है जो आप लोगों ने देखने का प्रयास किया। इसी तरीके से आगे फिर हम लोग मिलेंगे एक नए इस तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको लगता है या कई बार वो कंफ्यूजन ज़्यादा बड़ा होता है। मैं फिर से इस वाले पेज पे आ गया हूँ। प्राइज हाइक हो रही है और जितनी जल्दी हो सके, प्राइज हाइक डेट 12 सितंबर रात 11 बजे है, उसके पहले बाई नाउ बिफोर प्राइज गो अप यहाँ लिखा हुआ है। तो प्राइज हाइक होने से पहले आप अपना जो एडमिशन है उसको डन करा लीजिए। इस क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों तक, क्योंकि बहुतों के पास इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं प्रयास करूंगा कि और भी स्पष्टता के साथ बड़े कॉन्सेप्ट जो कन्फ्यूज करते हैं आपको, वो लेकर मैं आऊँ। क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर भेजिए। मिलते हैं फिर किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ किसी नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।